तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है 5418 और जिसका दूसरा कोड चलता है 1413। पहली बात तो ये है कि ये वीडियो इस तरीके से इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि 3 अप्रैल को पेपर है और ये जो सब्जेक्ट है ये है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ये सब्जेक्ट पर्सनली स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका था, बट उसके बाद जब पहले पढ़ा चुका था सबको मैं पर्सनली लाइक जूम या व्हाट्सएप पे कॉल्स के ऊपर, उसके बाद मुझे रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हो गई कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाओ वगैरह वगैरह। तो अब सीन ये है कि 3 अप्रैल को आप लोगों का पेपर है और प्रॉपर वीडियो बनाने का समय नहीं है क्योंकि अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है, फिर ये अपलोड होगी तो 2 अप्रैल हो जाएगी, तो कुल मिला के एक दिन ही है। तो ट्राईपोड वगैरह नहीं लगाया, प्रॉपर लाइटिंग भी नहीं है, तो अर्जेंट बेस पे ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन समझ आ जाएगी। एडिटिंग वगैरह नहीं होगी इस वीडियो में, बट आप लोगों से गुजारिश है कि जो बोलता रहूँगा वो राइट डाउन कर लेना। बुक के ऊपर हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं। ये जो बुक है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बुक है वो पहले सिर्फ आपकी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ही चलती थी, बट अब सीन ये हो गया है कि यूनिवर्सिटी ने इसको बीबीए के अंदर भी इन्वॉल्व कर दिया है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर तो थी इसके अलावा और भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी और भी काफ़ी डिग्रीज के अंदर इस सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया है। अब अगर इंक्लूड कर दिया है तो इसलिए अब इस सब्जेक्ट की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी क्योंकि हर बच्चे का ये सब्जेक्ट होने लग पड़ा है। दो कोड चलते हैं इस बुक को लेकर के, एक चलता है 5418 और दूसरा चलता है 1413। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 5418 का अगर आपको मटेरियल मिले तो भी याद कर लो, 1413 1413 का अगर आपको मटेरियल मिले तो भी आप याद कर लो, परवाह नहीं। दोनों कोड कंबाइंड हैं बुक के अंदर। पेपर का मुझे नहीं पता, पेपर जो भी आया शायद 1413 को उन लोगों ने अब बंद कर दिया हो, एक ही न्यू कोड रख दिया हो जो कि है 5418। वैसे 5418 का जो मटेरियल था मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर दे दिया था, तमाम 2-3 दफ़ा दे दिया था। अगर आपको भी चाहिए तो आप व्हाट्सअप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ पर आके मैसेज कीजिएगा, आपको पर्सनली मैं सेंड कर दूंगा। जैसे इंग्लिश की वीडियो बनाई थी कंप्लीट बुक की, उसी तरीके से इसके अंदर भी आपको फाइनल में पास्ट पेपर के बारे में थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा दूंगा, पेपर किस नौइयत का आएगा। स्टार्ट करते हैं थोड़ा जल्दी। यूनिट नंबर 1 के ऊपर अगर हम लोग बात कर लें तो यूनिट नंबर 1 है आपकी अकाउंटिंग बिजनेस। ठीक हो गया, थोड़ा सा बाद में बल्कि लाइन से ही ब्रीफ कर देता हूँ। अकाउंटिंग बिजनेस क्या है? अकाउंटिंग बिजनेस एक लैंग्वेज है किसकी? अकाउंटिंग की। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उर्दू एक लैंग्वेज है, सराइकी एक लैंग्वेज है, तो जो अकाउंटिंग है वो लैंग्वेज है किसकी है? बिजनेस की है। अकाउंटिंग के बीच में कौन सी चीज़ें चलती हैं? अकाउंटिंग के बीच में 3 चीज़ें चलती हैं। पहला आपका चलता है एसिड। एसिड इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। बस अकाउंटिंग जो है वो इन 3 चीज़ों के ऊपर ही चलती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या चीज़ होती है, आपका एसिड होता है। एसिड कौन है? एसिड वो चीज़ है जो आपके पास होती है, लाइक यू आर द ऑनर ऑफ, लेट्स से यू इफ़ यू आर द ऑनर ऑफ द बिजनेस। अगर आप एक बिजनेस के ऑनर हैं तो अगर आपके पास कैश है वो आपका एसिड है। इसी तरीके से कोई बिल्डिंग है, इफ़ यू ऑन अ बिल्डिंग, सो बिल्डिंग आपका एसिड है। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई स्टॉक है, सो यू आर द ऑनर, ठीक है, वो आपके एसिड्स हो गए हैं। इसी तरीके से लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी वो अमल होता है या वो चीज़ होती है जिसके अंदर यू हैव टू पे समबडी। अगर आपने किसी बंदे को कोई चीज़ पे करनी है क्योंकि आपने उससे पैसे लिए थे या चीज़ ली थी, अब आपने उसको रिटर्न करनी है, दैट इज़ मीन कि वो आपके ऊपर लायबिलिटी है, वो आप उसको अब बंदे को बदले में दोगे। इसी तरीके से तीसरी चीज़ कौन सी आ जाती है? तीसरी चीज़ आ जाती है आपके पास इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी का मतलब होता है ऑनर का हिस्सा। लेट से बिजनेस के बीच में कोई प्रॉफिट हुआ तो वो ऑनर के पास आएगा। इसी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो कौन करेगा? ऑनर करेगा। ये यूनिट नंबर 1 थी। यूनिट नंबर 1 के अंदर से आपको पहला सवाल आएगा। पहला सवाल क्या होगा? कंपलसरी है, थ्योरेटिकल सवाल, राइट डाउन कर लो बेशक। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिस्कस इट की कंपोनेंट्स। सो आपका काम है यूट्यूब पे जाना, लिखना व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कोई भी एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखना, प्लस फिर उस वीडियो को देखने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद किसी भी एआई पे जाना। वहां पर जा करके आप लोग क्या करोगे? वहां पर जा करके आप लोग चैट जीपीटी पे लिखोगे कि व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मेंशन मी आर टॉप 10 हेडिंग्स। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स की कंपोनेंट्स याद करके जाने हैं आपको, जिससे आप अपना पहला थ्योरेटिकल सवाल निकाल सको। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है तो व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कंपोनेंट्स डिस्कस इन डिटेल्स, ये तो वो पूछेगा ही पूछेगा। यूनिट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। इसी तरीके से अगर यूनिट नंबर 1 के अंदर से की कॉन्सेप्ट बताना चाहूँ तो बिजनेस एंटिटी होती है, मनी मैनेज
मेजरमेंट होती है, ड्यूल एस्पेक्ट्स होते हैं। ड्यूल एस्पेक्ट्स का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग कितनी चीज़ों के ऊपर मबनी होती है? दो चीज़, डेबिट एंड क्रेडिट, पैसा आया पैसा गया, दैट इज मीन अ डेबिट क्रेडिट। इसी तरीके से मनी मेजरमेंट होती है। अकाउंटिंग क्यों है? अकाउंटिंग के अंदर मनी मैनेज किया जाता है, यानी कि सिर्फ पैसे वाली चीज़ें जो भी आ रही है जा रही है, दैट इज कॉल्ड मनी मैनेजमेंट। इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? अगर कोई भी बिजनेस हो और बिजनेस के बीच में आप, अगर बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी, ज़ाहिर सी बात है, एक बिजनेस है उसकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या एक मैनेजमेंट है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से रिकॉर्ड होगी? अगर कोई आपको ये बोले कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ अपनी, तो उसको क्या क्या बताओगे आप लोग? उसको ट्रायल बैलेंस बताओगे, उसको इनकम स्टेटमेंट बताओगे, बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, इसी तरीके से ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट होती है। दैट इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप सो कि अगर आप लोग पीओसी याद करके आए हुए हो, पीओसी का अगर आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, सो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के अगर आप स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाना आता होगा। यानी कि ट्रायल बैलेंस वो होता है सब अकाउंट का बैलेंस चेक करना। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस बताना। इनकम स्टेटमेंट और कुछ नहीं बताती। कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में, ये बताती है आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स। बैलेंस शीट क्या होती है? ऑनर के बारे में आपको बता देती है कितना कर्जा है और कितना प्रॉफिट है। इसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? जिसके बीच में सिर्फ कैश की बात करती है। लेट्स से अगर मैं अपने एम्प्लॉय को बोलता हूँ हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या चल रही है, तो कैश फ्लो बताएगा कि पैसा कितना है, करेंसी कितनी है और कितनी नहीं, कितनी आ रही है कितनी गई। ठीक हो गया। सो इसी तरीके से अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सीखना है तो मैंने अकाउंटिंग वाली प्लेलिस्ट के अंदर ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें। इवन तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाई हुई है मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अकाउंटिंग वाली प्लेलिस्ट पे जाओगे तो मिल जाएगा। दूसरी एंट्री पे आज और दूसरी यूनिट पे आ जाओ। दूसरी यूनिट है आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक हो गया? अकाउंटिंग साइकिल। एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होता है? पहली बात तो यह है, एडजस्टिंग एंट्री के ऊपर आपका पूरा पेपर बन के आएगा। क्या होता है, वैसे मैंने रेक्टिफिकेशन वाले भी सवालात करवा चुका हूं पुरानी वीडियोस के अंदर। लेट्स से अगर हम लोग अकाउंटिंग कर रहे होते थे तो अकाउंटिंग के अंदर रेक्टिफिकेशन वाला सवाल आ जाता था, तो हम लोग रेक्टिफिकेशन कर लेते होते थे। इसी तरीके से आ जाता होता था जी कि जर्नल बना दो, तो हम जर्नल बना देते होते थे। लेकिन आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होगा? सवाल तो आएगा कि भाई ये एंट्रियां हैं और इसका जर्नल बनाओ, लेकिन आपको कुछ एडिशनल एंट्रीज भी देगा जिसको एडजस्ट करते हैं। एंट्रियों को एडजस्ट कैसे करते हैं? लीस्ट अमाउंट के ऊपर। वैसी तो वीडियो बनी हुई है लेकिन ये थोड़ा सा हाई लेवल है, तो आपसे गुजारिश है कि यूनिट नंबर 2 के अंदर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंपलसरी हैं। 2 या 3, 2 तो कंपलसरी है, शायद 3 क्वेश्चन भी आ जाएं। तो एंट्री को एडजस्ट कैसे करते हैं ये काम आपको सीखना है। अभी आपके लिए मैं सवालों वाली वीडियोस नहीं बना सकता, वरना मैं आपके लिए कुछ 10-20 सवाल भी रिकॉर्ड कर देता, यानी कि 2-3 घंटे का लेक्चर बना देता, लेकिन डोंट हैव एन कवर इनफ टाइम फॉर इट। इसी तरीके से टाइप ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं? अगेन इसके बीच में हम लोग एयर एंड के बीच में सारी चीज़ें एडजस्ट करते हैं। ठीक हो गया? जैसे कि हम लोगों ने पैसा पहले दे दिया, रूम इस्तेमाल नहीं किया, तो अब उस एंट्री को एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे। इसी तरीके से इंश्योरेंस हम लोगों ने अभी तक यूज़ ही नहीं की, ले ली, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हो गई। तो इस टाइप की एंट्रीज को जब हम लोग एयर एंड के अंदर जा करके एडजस्ट करते हैं तो उसके बाद हमारी जो एंट्री होती है वो एडजस्ट होती हैं और हमारा अकाउंट बैलेंस सीधा आ जाता है। दैट्स वाई हम लोग एडजस्टिंग करते हैं। एडजस्टिंग एंट्री के ऊपर एज आई टोल्ड यू वीडियोस बनी हुई हैं, बट आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपने पास पेपर या फिर असाइनमेंट में से एक कोई सवाल कॉपी कर लेना और उसको आप लोग सॉल्व करना और एंट्री को एडजस्ट करना, ताकि आपको एंट्री एडजस्ट करना आ जाए। ठीक हो गया? यूनिट नंबर 3 के ऊपर आ जाओ। यूनिट नंबर 3 आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंपलसरी है, थ्योरेटिकल सवाल आएगा ही आएगा। अकाउंट व्हाट इज एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आएगा। ठीक है? AIS आना ही चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? डेटा कैसे आता है, प्रोसेस कैसे होता है, उसकी रिपोर्ट कैसे बनती है, ये होता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बीच में जर्नल होता है, जर्नल जिसके अंदर सारी एंट्री इंक्लूड हो जाती हैं। सेल जर्नल होता है, सेल हुई है, क्रेडिट पे हुई है या फिर आपकी कैश पे हुई है। इसी तरीके
इसके बीच में क्या होता है, जनरल होता है जिसमें सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। इसी तरीके से इसके बीच में सेल्स होती हैं, हम लोग जो क्रेडिट पे किसी को सामान बेचते हैं। इसी के अलावा इसके बीच में परचेज जर्नल भी होते हैं हमारे, जिसके अंदर हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं, उधार पे खरीदते हैं। इसी तरीके से कैश रिसिप्ट भी होती हैं, कैश रिसिप्ट मीन्स दैट जो पैसा आया। इसी तरीके से कैश डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, किस में होती हैं, ये होती हैं आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बीच में, जिसके बीच में हम लोग कैश डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं कि कैश कहाँ कहाँ गया। की पॉइंट्स क्या होते हैं, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है, जब आप लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, या आप एज अ थ्योरेटिकल भी लिख सकते हो। सबसे पहले जर्नल होता है, फिर आपका होता है लेजर, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस, और एंड में होती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत टाइम पहले जब मैं अकाउंटिंग की वीडियोस बनाता था, उस दौर में मैंने बताया था, सबसे पहले आपका होता है जर्नल, फिर आपका बनता है लेजर या फिर ट्रायल बैलेंस या टी अकाउंट जो भी होता है, फिर आपका बनता है ट्रायल बैलेंस के बाद आपकी इनकम स्टेटमेंट के बाद बैलेंस शीट के बाद आपकी फाइनल रिपोर्ट बन के तैयार हो जाती है। दैट्स व्हाई इट कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के तैयार होती है सीक्वेंस वाइज। लाइक पहले ही कोई लेजर अकाउंट नहीं बना सकता, जर्नल बनना कंपलसरी ही होता है। और इसी तरीके से आपके फिर टी बैलेंस टी अकाउंट अलग अलग बनते हैं, सेल का अलग, कैश का अलग, इसी तरीके से नोट पेबल का अलग, प्रॉमिसिंग नोट का अलग, अलग अलग लेजर बनते हैं। फिर आप उनको एडजस्ट करते हो ट्रायल बैलेंस के अंदर, फिर आप उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाते हो ट्रायल बैलेंस में से। ठीक हो गया। लाइक जर्नल में से आप इनकम स्टेटमेंट नहीं बना सकते, तो एवरीथिंग इज इन अ सीक्वेंस होता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का थ्योरेटिकल सवाल आना चाहिए, ये बात कंपलसरी है, तय है, इंशाल्लाह आना ही चाहिए। यूनिट नंबर 4 के ऊपर आ जाइए। यूनिट नंबर 4 आपकी बात कर रही है रिसीवेबल एंड इन्वेस्टमेंट। लोगों ने तुम्हारा माल उधार लिया, पैसा बाद में देंगे, दैट इज मीन अ रिसीवेबल। मैंने शौकत भाई को पैसे दिए, शौकत भाई से पैसे लेने हैं, जो लेने का टाइम पीरियड है दैट इज मीन अ रिसीवेबल। इसी तरीके से मैंने शौकत भाई को पैसे देने 1000 रुपए, तो शौकत भाई जितने टाइम में ले रहे हैं वो बीच का टाइम लायबिलिटी है मेरे सर पे, क्योंकि मैंने 1000 रुपए देने हैं शौकत भाई को। अच्छा, मेरी आंखें थोड़ी नीचे आपको नजर आएंगी क्योंकि मैं कैमरे में नहीं नीचे देख रहा हूँ टाइम के ऊपर के कितने मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। उसके लिए माजरत खा हूँ। अच्छा जी, आगे आ जाएं। इसी तरीके से रिसीवेबल या इन्वेस्टमेंट में दूसरा मसला क्या होता है, वो होता है बैड डेब्ट। सवाल आ सकता है व्हाट इज बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब ये होता है कि लेट से मैंने आपको पैसे दिए और वो पैसे डूब गए, अब वो पैसे नहीं मिलने वाले। जो पैसा नहीं मिलने वाला वो होता है बैड डेब्ट, फिर उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं किसी तरीके से एयर एंड के ऊपर। इसी तरीके से रिसीवेबल में क्या हो जाता है, नोट रिसीवेबल हो जाता है, जैसे कि यार मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। इसी तरीके से नोट्स यानी कि प्रॉमिसिंग नोट रिसीवेबल हो जाता है, जिसके बीच में मैं आपको वादा करता हूं एक पेपर के ऊपर लिख करके कि मैं ये चीज़ आपकी लौटा दूंगा, ये पैसा लौटा दूंगा, ये इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके दे दूंगा। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी होती हैं, इन्वेस्टमेंट एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। इसी तरीके से कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, रख भी सकते हो, वेट भी कर सकते हो। इस टाइप की इन्वेस्टमेंटें होती हैं जिसके बीच में इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड होता है, इनकम मिलती है आपको, सेल होती है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करते हो। यूनिट नंबर 5 के ऊपर आ जाओ, टॉप इंपॉर्टेंट यूनिट। यूनिट नंबर 5 में से 2 सवाल से 3 सवाल कंपलसरी हैं, आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। स्टॉक के बारे में जाके सीख लो, यूट्यूब पे जाओ, लिखो व्हाट इज स्टॉक, स्टॉक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो देख के जाना। पर वैल्यू, इसी तरीके से परपीचुअल, इसी तरीके से नो पेयर वॉल्यूम, नो पेयर वैल्यू, इसी तरीके से कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, ये सारी चीज़ें याद करके जाना। ठीक हो गया। पर वैल्यू मीन्स दैट फेस वैल्यू लिखी होती है, लेट से 10 रुपये या 100 रुपये। नो पार वैल्यू का मतलब होता है कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। कॉमन स्टॉक का मतलब होता है वोटिंग राइट्स या फिर डिविडेंड वेरिएबल। प्रेफर्ड स्टॉक होता है फिक्स डिविडेंड होता है, उसके बीच में आपको पेबिट मिल जाती है इजीली। कॉमन के बीच में मसला होता है। इसी तरीके से अगर इसकी एंट्री रिकॉर्ड करें तो हम लोग किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कैश आ गया भाई 1000 रुपये का, लेट से 1 लाख रुपए का या 10,000 रुपये का। अगर 1 लाख रुपए का ही हम लोग रखें तो कॉमन स्टॉक निकल गया, उसमें से भाई हमारा कॉमन स्टॉक पार कितना निकल के आ गया, 10,000 रुपये का क्रेडिट। और इसी तरीके से 90,000 रुपये का हम लोग कर देंगे एडिशनल पेड इन कैपिटल। जो अगर हमारा 10 रुपये का जो हो पार वैल्यू
एक स्टॉक की, बट वो हम लोग सोल्ड करें कितने पे, 100 रुपये पे। तो इस तरीके से हम लोग उसकी एंट्रीज बनाते हैं। लेट से 10 रुपये का खरीदा था, 100 रुपये का बेचा, अब लाख रुपए के बिक गया, ऐसा ही है ना। तो लाख रुपए का तो कैश आ गया, 10,000 रुपये का ले लिया था, 90,000 रुपये का एडिशनल पेड इन कैपिटल हो गया। तो एंट्री हम लोगों ने एडजस्ट कर दी है। इसी तरीके से स्टॉक डिविडेंड प्रॉफिट की जगह शेयर को दे देना। स्टॉक स्प्लिट होती है, एक शेयर को 2 या 4 में बना देना। इस तरीके से प्राइस हम लोग कम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आज यूनिट नंबर 6 के ऊपर, यूनिट नंबर 6 आपकी स्टॉक होल्डर इक्विटी रिपोर्टिंग सवाल आएगा, थ्योरेटिकल आएगा और थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप आपका सवाल आएगा, जिसके बीच में आपका लाइंस लिखी हुई होंगी। प्रॉपर वो बॉक्स वाला सवाल नहीं आएगा, लाइंस लिखी हुई होंगी। स्टॉक मार्केट में ये सीन है, इतने साल पे इतना था और इतने साल पे इतना हो गया, अच्छा जी इतना इंटरेस्ट रेट लिखा है और ये चीज़ें आपको निकालनी है। इस टाइप का सवाल आएगा। इस सवाल को बोलते क्या है मुझे याद नहीं है, इस टाइप के सवाल को। स्टॉक इक्विटी रिपोर्टिंग क्या होती है, साल दर साल जो प्रॉफिट बचाया हो उसको जमा करना। इसी तरीके से इसका फार्मूला क्या होता है, राइट डाउन कर लीजिएगा। बिगिनिंग ER प्लस नेट इनकम माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू एंडिंग RE। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके इसके बीच में ट्रेजरी स्टॉक्स होते हैं। इसी तरीके से डिविडेंड कौन सा होता है, कैश डिविडेंड होता है, स्टॉक डिविडेंड होता है और प्रॉपर्टी डिविडेंड होता है। स्टेटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर इक्विटी क्या होती है, कॉमन स्टॉक प्लस एडिशनल पेड इन कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग माइनस ट्रेजरी स्टॉक इज इक्वल टू टोटल इक्विटी आप निकाल सकते हो। राइट डाउन कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 7 के 7 के ऊपर आ जाओ। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्वेश्चन थ्योरेटिकल कंपलसरी है, एक तो एक आना ही चाहिए। एंड में बता देता हूँ आपको कुछ, एक और कुछ इंटरेस्टेड बताता हूँ। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती हैं, बॉन्ड्स एंड लोन्स होते हैं। बॉन्ड ले लेना लॉन्ग टर्म के लिए, लोन ले लेना लॉन्ग टर्म के लिए। दैट्स इट, दैट्स ऑल। इसी तरीके से यूनिट नंबर 8 के ऊपर आ जाओ। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट वैसे अकाउंटिंग वाली पुरानी जो 1 साल पुरानी वीडियोज है उसमें रिकॉर्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग वाली वीडियो में भी रिकॉर्ड है, बिजनेस एंड फाइनेंस वाली वीडियोस में भी शायद कैश फ्लो मैंने कहीं ना कहीं पर रिकॉर्ड किया हुआ था, आप देख लीजिएगा। वैसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में आपको बता चुका हूं, अगर वैसे सवाल आना चाहिए कैश फ्लो के ऊपर थ्योरेटिकल। कैश फ्लो के बारे में आपको बता चुका हूं। कैश फ्लो का मतलब ये होता है, लेट्स से इफ यू आर मेकिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तब भी यू जस्ट हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज जस्ट अ कैश कितना आया, कैश कितना किया, बस, और कोई प्रॉफिट लॉस की बातें नहीं हो रही होती हैं इसके अंदर। डेली बिजनेस सेल परचेज सैलरीज, ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डेली बिजनेस की सेल परचेजेस और सैलरी को देखना। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग यानी कि एसेट को खरीदना बेचना, इन्वेस्ट करना। इसी तरीके से फाइनेंसिंग के बीच में क्या करता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, लोन्स लेना या देना, शेयर्स इशू करना या ना करना और डिविडेंड देना या लेना। 2 टाइप के मेथड होते हैं, मेथड भी बता देता हूँ, एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मेथड आपका इसके बीच में क्या होता है, कैश एक्चुअल कैश रिसिप्ट या फिर पेमेंट्स लिखना। इसी तरीके से नेट इनकम से स्टार्ट करके एडजस्ट करना, बस यही होता है। वैसे आप लोग जा करके वीडियो देख लेना मेरे यूट्यूब चैनल से, या फिर आप जा करके लिख देना कि व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। वैसे आपके लिए बेहतर है कि आप यूनिट नंबर 8 में जाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कॉलम देखो और आप वहाँ से इंट्रोडक्शन से सीखो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। एडजस्टिंग इंट्रीज इसमें भी आ सकती हैं। सबसे पहले आपका लाइफ का ये एम होना चाहिए कि ये पेपर क्रैक करने के लिए मुझे इंट्रीज एडजस्ट करनी आनी चाहिए। ठीक हो गया, एडजस्टिंग इंट्रीज बताता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ। इसी तरीके से यूनिट नंबर 9 के ऊपर आ जाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज के ऊपर। इसके बीच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड में आप लोग एनालाइज करते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड में आपको ये बता देती है कि कंपनी की हेल्थ क्या है, कंपनी पावर में है, कंपनी लो पावर में है, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी लॉस में है, कंपनी नए डिसीजन ले सकती है नहीं ले सकती, नई R&D कर सकती है नहीं कर सकती, ये होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके बीच में आपको रेशो बताया जाता है, जिसके बीच में आपको प्रॉफिट बताया जाता है, लॉस बताया जाता है, नेट इनकम बताई जाती है, नेट प्रॉफिट बताया जाता है, रिटर्न टू ऑनर इक्विटी बताया जाता है,
इसी तरीके से आपको इसके बीच में सारी चीज़ें ही कंपनी के बारे में, ऑनर के बारे में, प्रॉफिट के बारे में बताई जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के अलावा अब मैं आपको कुछ और चीज़ें भी इसके बीच में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपका एक पास पेपर खोल लूँ, वीडियो पॉज नहीं हो रही है, लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से अगर कुछ बताना चाहूँ तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे सवाल हैं आपके अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो मैंने देखे थे आपके पास पेपरों के बीच में। तो उसके अंदर भी मैंने देखा, तो आपका क्या देखा कि आपके जितने भी तकरीबन जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो किसके हैं, वो आपके स्टॉक के ही हैं, बॉन्ड्स के ही हैं, लॉन्ग टर्म के ही हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि 2 सवाल यहाँ से आने ही आने चाहिए, 3 सवाल यहाँ से आपके आने ही आने चाहिए। वैसे जितना भी मटेरियल है वो ग्रुप के अंदर मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, और पास पेपर में यहाँ पर देख लेता हूँ, पास पेपर मुझे मिलता है तो मैं फिर से एक दफ़ा रेक्टिफाई कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया है स्टूडेंट्स को तो सारे सेम यही सवाल थे जो मैं यहाँ पर आपको मैं बता रहा था कि 2-2, 3-3 दफ़ा आने चाहिए। और इसके अलावा आपसे गुजारिश ये है कि आप व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग लाजमी याद करके जाना, एक सवाल आएगा व्हाट इज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस चीज़ को भी याद करके जाना कंपलसरी है, आपका सवाल आना चाहिए। इसी तरीके से आप लोग इसके बीच में एडजस्टिंग एंट्रीज़ याद करके जाइएगा, एंट्रीज़ को एडजस्ट कैसे करते हैं। एंट्री को एडजस्ट करने के लिए पहले अगर मैं आपको एक थोड़ा सा फार्मूला बता दूं तो ये बता दूं, जब भी एडजस्टिंग एंट्रीज हम लोग बनाते हैं तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि हर पहली एंट्री दूसरी एंट्री से अलग हो, ये कभी नहीं होता। ऐसा होता है कि वो एंट्री नंबर बी आपको पढ़ा दे, एंट्री नंबर एच पे आ गए तो वो बोल रहा है कि 3,000 रुपये शौकत से लिए। अब आप ये बोल रहे हो कि, या उसने यूं बोल दिया कि शौकत से पैसे ले लिए, शौकत का अकाउंट रिसीवेबल हो गया, ये एंट्री लिखी हुई है एंट्री एच पे। अब आप बोल रहे हो कि शौकत से पैसे ले लिए, लिखे हुए कितने हैं? तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार एंट्री नंबर 2 में एक बंदे को पैसे दिए थे 3,000 रुपये उधार पे। दैट इज मीन कि एच एंट्री के ऊपर ABCDEFGHIJKLMNOPQ अल्फ़ाबेट्स की बात करूं, लेट्स एच के ऊपर आ जाते हैं, तो एच के ऊपर जो शौकत भाई आए हैं वही भाई हैं जो एंट्री नंबर बी पे आए हुए थे। तो ये चीज़ें रिकग्नाइज कर लेना आराम सुकून से। अच्छा, यहाँ पर वैसे मैंने पूरी लिस्ट निकाल दी आपके पास पेपरों की, 21 का है, 19 का है, 18 का है, और भी हैं ऑटम स्प्रिंग के। देखो सबसे लेटेस्ट 21 का ही निकाल लेता हूँ अगर ऑटम का में। तो अगर हम लोग पहले सवाल की बात कर लें, आपके पास भी ये सवाल पास पेपर होगा, नहीं है तो मैं ग्रुप में दे दूंगा जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। पहला सवाल ही आपका कौन सा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से है, जहाँ पर ईयर एंड हो रही है और आपको एंट्रीज दी हुई हैं उसने, जो आपको एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। पहला सवाल ही आपको उसने वो दे दिया है जहाँ पर आपको एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, एक्सपेंसेस की हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे अगर सवाल पे आ जाएं तो दूसरा सवाल भी आपका है बैंक रिकन्सिलिएशन का। वैसे बैंक रिकन्सिलिएशन का मुश्किल ही है कि आपका सवाल आए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ना बैंक रिकन्सिलिएशन मुश्किल ही है आए आपका। तीसरा सवाल अगर आपका मैं देख लूँ तो अगेन आपका इशू हो गए, क्या हो गया जी, बॉन्ड इशू हो गया 98% के ऊपर, और इसी तरीके से सेमी एनुअली आपको उसका रेट मिल रहा है वगैरह वगैरह, अक्टूबर 1 को आए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टॉक वगैरह के ऊपर ये पूरा पेपर बहुत आता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का मैं पढ़ लूँ तो इसके अंदर भी आपका जर्नल एंट्रीज ही बनानी है, लेजर अकाउंट आपको दिए हुए हैं इसने, कुछ एंट्रीज आपको रीएडजस्ट इसके बीच में करनी है और आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाओ तो आपका थ्योरेटिकल आ जाता है इसके बीच में भी। इसी तरीके से आपका अगर कैश कंट्रोल के बारे में आपको बता रहे, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक होता है कैश आना, एक होता है कैश डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके बारे में पूछ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, ये भी इशूड बॉन्ड का ही है, वही बोल रहा है कॉमन स्टॉक फाइनेंस को कॉरपोरेशन हेड क्वार्टर बिल्डिंग इन द बिल्डिंग हैज़ अ फेयर मार्केट वैल्यू इज 1.5 मिलियन, द बुक वैल्यू इज 1 मिलियन। वही सारे स्टॉक की बात करते हैं, ये पूरा पेपर स्टॉक पे खड़ा हुआ है आपका। स्टॉक के बारे में सही आप पक्के करके जाना। और 8वां सवाल आपका आ गया है, वैसे 7वां सवाल आपका कौन सा था, 7वां सवाल आपका है बेयर इक्विटी डेप्रिसिएशन, द कंपनी डिजोल्व द इक्विटी ऑफ द बिजनेस इज द करंट ईयर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, गेन एंड स्टेटमेंट आपकी आ गई है इसके बीच में भी। और इसके बीच में भी 3 आपको नीचे एडिशनल एडजस्टेड एंट्रीज इसने दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर भी आपको डिफाइन करना है क्या, रेवेन्यू
एक्सपेंस, एसिड, लायबिलिटी एंड इक्विटी, यानी कि थ्योरेटिकल सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं स्प्रिंग 2019 की बात कर लूँ तो पहला सवाल ही आपका थ्योरेटिकल आ गया। क्या आ गया भाई? व्हाट डू यू नो अबाउट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, आ गया ना वो सवाल। इसी तरीके से व्हाट डू यू नो अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दो सवाल याद करके जाना। अच्छा भाई, इसके अंदर भी आपका कॉमन, क्वेश्चन नंबर 2 कॉमन स्टॉक वाला दे दिया उसने। क्वेश्चन नंबर 3 आपका प्रिपेयर एडजस्टिंग इंट्रीज का दे दिया। लाइक इंट्रीज तो दी हुई है जर्नल जर्नल, लेकिन एडजस्ट भी करना है, जो मैंने आपको पहले बताया। उसके नीचे दोबारा आपको, अच्छा बैंक रिकन्सिलिएशन कर लेना, रिपीट हो रही है बाय द वे। पूरी बुक में बैंक रिकन्सिलिएशन का नाम नहीं था, बैंक रिकन्सिलिएशन याद करके जाना। बैंक रिकन्सिलिएशन मैंने रिकॉर्ड करवाई हुई है, टेंशन वाली बात नहीं है। एडवांस अकाउंटिंग अगर मैंने रिकॉर्ड करवाई है इस चैनल पे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पीओसी सिंपल अकाउंटिंग वाली वीडियोस का ना बैंक रिकन्सिलिएशन में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। प्लेलिस्ट के अंदर से आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगी। बैंक रिकन्सिलिएशन बहुत इजी होता है। सिर्फ आपके पास जो वो होती है अकाउंट्स होता है और आपकी ये बैंक रिकन्सिलिएशन होता है, आपस में चेक करना होता है, एंड में अकाउंट बैलेंस इक्वल लाना होता है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। बैंक में तुमने डिपॉजिट किया 6,000 रुपये और बैंक स्टेटमेंट ये बोल रही है 6,000 नहीं 3,000 आया था, तो इसको चीज़ को देखना है बीच में कि 2,000 का गपला क्या हुआ है, बस यही चीज़ें देखनी होती हैं। खली वली इतना मुश्किल नहीं है। बैंक रिकन्सिलिएशन याद कर लेना। इसी तरीके से दूसरे सवाल भी आपके तकरीबन सिमिलर ही है। परचेज मर्चेंडाइज, अगेन इसकी भी एंट्रीज ही बनानी है एंड में आपको। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 2018 में भी आ जाए तो पहला वही आपका थ्योरेटिकल सवाल है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और उसका पार्ट भी दे दिया है व्हाट इज़ AIS, यानी कि पहला आपको सवाल दिया हुआ है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन असिस्ट, और दूसरा आपको पार्ट बी बना के दिया है व्हाट इज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और दूसरा बाय द वे जितने और जाते जाएंगे सवाल का जो पैटर्न है वो चेंज होता जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी में ये है, जो थ्योरेटिकल सवाल आपको बता चुका हूँ वो कर लीजिएगा, जो न्यूमेरिकल सवाल बता चुका हूँ वो भी आप कर लीजिएगा। अब आ जाओ इस चीज़ के ऊपर कि सर जी वीडियो देख ली, बुक का एनालाइज आपने पूरा दे दिया, यूनिट सारी पढ़ ली, सवाल कौन से इंपॉर्टेंट आएंगे ये भी आपने बता दिया, खल्ली वल्ली सब सेट हो गया। अब मुझे यह बताओ सर कि मैं पेपरों की तैयारी कैसे करूँ रातों रात। बता देता हूँ क्या करो। गूगल पे जाओ, लिखो, वैसे गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑटम 2025 का असाइनमेंट पेपर होगा, साइड पे रख दो। गूगल पे जाओ, ओल्ड असाइनमेंट पेपर स्प्रिंग 2025 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाउनलोड कर लो, वो भी अपने पास रख लो। एक पास पेपर मैं दे दूंगा या खुद कहीं से अरेंज कर लो, लेकिन कोशिश करो लेटेस्ट से लेटेस्ट हो। मेरे पास 2023-24 के भी पास पेपर पड़े हुए हैं बट मिल नहीं रहे मुझे, क्योंकि मटेरियल इतना है। तो कोई सा भी अगर आपको मिले या नहीं मिल रहा तो मुझसे आगे ले लो। ये 3 चीज़ें अपने सामने रख लो। 10 सवाल ऑटम, 10 सवाल स्प्रिंग, 8 सवाल आगे आपके पास पेपर में से। मैंने जितने बच्चों को भी तैयारी करवाई है वो यहीं से ही करवाई है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, वो यही 3 चीज़ें मैंने उठाई, सबको धड़ाधड़ इसी से ही मैं पढ़ा रहा था, या सबको इसी से ही वॉइसें भी रिकॉर्ड कर रहा था। तो बस ये आपने सामने रख लो। आज हो गई है 1 तारीख, वीडियो अपलोड आज ही होगी। आपका क्या काम है, असाइनमेंट स्प्रिंग 2025 का असाइनमेंट पेपर खोला, तमाम 10 सवाल कंप्लीट कर लिए। तकरीबन 10 सवालों में से 3 से 4 सवाल सिमिलर निकल आएंगे, सो टेक्निकली 6 सवालों की तैयारी करनी है। इसी तरीके से ऑटम का भी उठा लो तो सवाल तो सेम ही होंगे। अकाउंटिंग के सवाल को चेंज तो नहीं हो जाते हैं, सिर्फ नंबर आगे पीछे होते हैं, काम तो वही करना होता है। तो वो भी आपका हो जाएगा 2 तारीख को। 2 तारीख की रात को आप कर लो पास पेपर कंप्लीट, और रात में 9-10 बजे आप रिवीजन कर लो उसकी। इंशाल्लाह सुबह पेपर आपका हो जाएगा। देन अगेन एडजस्टिंग इंट्रीज कंपलसरी याद करके जाना। थ्योरेटिकल बता चुका हूँ, आएगा एडजस्टिंग, आएगा ही आएगा, रिकन्सिलिएशन के साथ आएगा, रेक्टिफिकेशन के साथ आएगा, सिंपल जर्नल एंट्रीज के साथ आएगा, एयर एंड के साथ आएगा। स्टॉक के बारे में लाजमी याद करके जाना, प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में थ्योरेटिकली याद करके जाना, कॉमन स्टॉक के बारे में थ्योरेटिकल याद करके जाना। इसी तरीके से आप लोग बैंक रिकन्सिलिएशन बता चुका हूँ आपको। एक्सपेंस वगैरह के बारे में तो आपको पता होगा क्या होगा, तो उसकी आप हेडिंग्स इजीली बना लोगे। बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में नोट्स आने चाहिए आपके, नोट यानी कि शॉर्ट नोट आने चाहिए 20 एक नंबर के, बट वो नहीं आए वे कहीं पर भी, वो आने चाहिए थे वैसे आपको।
बट अगर आ गए तो अच्छी बात है, 20 नंबर आप निकाल लोगे। सो ये थी जी आपकी पूरी वीडियो, 29 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। एंगल के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, बस वीडियो थोड़ी अर्जेंटली मेरे को रिकॉर्ड करनी पड़ गई है। सो बाकी हम लोगों ने और भी काफ़ी बुकों को कवर करवाया है बस यूट्यूब चैनल के ऊपर। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप व्हाट्सअप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। मैं बिजनेस फाइनेंस की भी एक मैंने प्लेलिस्ट पूरी बनाई थी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और क्वांटिटेटिव रेजिंग वगैरह का तो आपको पता ही होगा इस चैनल का कि रिकॉर्ड होती रहती हैं। बाकी बुक के नाम से एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर तकरीबन सारी बुकें में डे बाय डे आपको पढ़ा देता हूँ या ओवरव्यू करवा देता हूँ। तो इस के अंदर भी मैंने आपको बुक का प्लस पास पेपर का और पेपर की तैयारी कैसे करनी है मतलब 2 रातों के अंदर अंदर, तो वो भी मैकेनिज्म बता चुका हूँ। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।